नमस्कार साथियों। मैं ग्रेटर नोएडा से कवयित्री अंजलि सिसोदिया, मुख्य संपादक भारत वंदन न्यूज। साथियों, आज का साक्षात्कार कृतित्व की परिधि में व्यक्तित्व, और ऐसे व्यक्तित्व आज हमारे साथ में हैं जो व्यवसाय से डॉक्टर हैं, और हम उन्हीं से जानेंगे कि वो किस उसमें हैं, एलोपैथी में है या होम्योपैथिक में। उन्हीं के मुखारबिंद से हम जानेंगे। लेकिन मैं कुछ छोटा सा परिचय उनका दे दूं। डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह जी कानपुर से हमारे साथ में हैं। आज वो ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं। तो बहुत सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका बहुत आभारी, जो आपने मुझे अपना अमूल्य समय दिया हुआ है। मैं डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह चौहान भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारी रह चुका हूँ जी। और उत्तर प्रदेश सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं से मैं 2012 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। जी। जब से मैं बराबर अपने इसी विधा में लगा हुआ हूँ, मानव सेवा में लगा हुआ हूँ। और ये मेरा आज बहुत अच्छा अपने को महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे आपने यहाँ तक पहुँचने का और मुझे कुछ कहने का मौका दिया हुआ है। जी। तो सर, साहित्य की चर्चा करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप जो चिकित्सा पद्धति थी, तो आप कौन सी चिकित्सा में रहे हैं? मैं होम्योपैथिक चिकित्सा विधा में रहा हूँ मैं, जी। और वहीं मैंने अनवरत काफ़ी कार्य किया हुआ है। और अभी भी मैं अपने शाम के वक़्त अपने मरीज़ों की उसी तरह सेवा करता रहता हूँ। कानपुर में रहता हूँ। यहाँ पर मैं अपने बेटे-बहू के पास आया हूँ। जी। तो सर, वैसे मूल निवासी कहाँ से हैं आप? मैं मूल निवासी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, खुर्जा हमारी तहसील रही है। पास में ग्राम है एक हलपुरा, हम लोग वहाँ के मूल निवासी हैं और वही हमारा स्थायी पता है। तो सर, मैं साहित्यिक प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करूंगी। और मुझे ये बताइए कि कई बार होता है कि जो साहित्य होता है वो हिंदी भाषी या उर्दू भाषी या अंग्रेजी में जो विशेषज्ञ होते हैं वही लिख पाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उनका जो विषय होता है वो विज्ञान होता है। तो आपको फिर मतलब किस तरह से शौक लगा साहित्य का? आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ साहित्यिक में? बहुत छोटी सी उम्र में, जब मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्लास 6 या 7th में था। हमारे घर के सामने के मंदिर के प्रांगण में रामलीला हुआ करती थी, जहाँ मैं विशेष पात्रों को देखा करता था रामायण के। तो मुझे वहाँ से ही फिर ये महसूस हुआ कि संगीत में का भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे अपने जीवन शैली में। तो मुझे वहीं से ही हल्का-सा स्फुटित हुआ मेरे मन में संगीत का स्वर। तो धीरे-धीरे करते-करते मैं कुछ, जब उन दिनों नए-नए रेडियोज़ चले हुए थे, विविध भारती और आकाशवाणी से कार्यक्रम हुआ करते थे, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा गुनगुनाने का शौक हुआ। और धीरे-धीरे करते-करते मैं हल्का-फुल्का मैं गुनगुनाने लगा, और परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज भी मैं अपनी इसमें पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छे से अच्छे गीत हैं, ग़ज़ल हैं, भजन हैं, और भी जो इससे संगीत से संबंधित थोड़ा बहुत भी रुचिकर जो हमारे शब्द हैं, उनको कोशिश करता हूँ आप तक पहुँचाने। सर, जैसे कि आप एक गजलकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, तो साहित्यकार होने के नाते आपने कौन सी विधा को चुना है? मुख्यतः आपने गजल ही चुनी है या और भी कुछ लिखा है? इन गज़लों के अलावा मैंने अशार यानी शेर भी लिखे हैं, और करीब 11-1200 से ज़्यादा लिखे हुए हैं। रुबाइयाँ, मुक्तक जिनको कहते हैं, वो लिखा है। अतुकान थोड़ा-सा लिखा है, गीत मैंने, और गीतों को लिखा है मैंने इनको। और बस यही मेरी अपनी विधा का अपना विशेषता है इसमें। अच्छा। हाँ। तो कोई आपका प्रिय मुक्तक हो, रुबाई हो? चाहो मुझे न इतना कि चाह बन जाऊँ, न दो दर्द इतना कि आह बन जाऊँ, वफ़ा का चिराग जला दो दिल में, जिसे देख मंजिल की राह बन जाऊँ। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। तो सर, आपकी कोई पुस्तक भी आई है कोई? अभी मेरी एक पुस्तक आई हुई है, और जिसका शीर्षक है आईने को आईना दिखाना चाहिए। ये एक काव्य दर्शन है ये। तो ये आई हुई है, ये आप तक भी पहुँचेगी। और तो आपने आईने को आईना दिखाना चाहिए, ये शीर्षक कैसे लिया? कई तरह के शीर्षक मेरे ध्यान में आ रहे थे कि कौन सा अच्छा लगेगा।
तो मैंने ज़्यादातर फिर मैंने अपने मन को ऐसे टटोला और काफ़ी ध्यान दिया उस पे, तब ये लगा कि मेरी समझ से जो मेरी पहली गज़ल जो मैंने लिखी है, उसका जो पहले लाइन है, वो मुझे बहुत ही अपील करती है और ज़्यादातर लोगों ने उसको सराहा, जहाँ-जहाँ मैंने उसको गाया भी है। और इस गज़ल की ये विशेषता है कि मुझे एक तो डायरेक्टर साहब ने कोशिश करा है, मुंबई के डायरेक्टर्स ने, कि वो अपनी फ़िल्म में लेने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं और ये तो समय बस बताएगा, ये तो आप लोग का स्नेह और जो माँग है इस समय की, वही इसको बता पाएगा। तो इसीलिए मैंने इस शीर्षक को आईने को आईना दिखाना चाहिए, इसको मैं गा के भी अपना आपके सामने कर सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है, हम भी सुनना चाहेंगे सर। अब आईने को आईना दिखाना चाहिए, अब आईने को आईना दिखाना चाहिए, अब आईने को अब आईने को आईना दिखाना चाहिए, जो ना समझ सके उन्हें समझाना चाहिए, जो ना समझ सके उन्हें समझाना चाहिए। तेरे दिल में रहता हूँ, कोई शक नहीं मुझे, तेरे दिल में तेरे दिल में रहता हूँ, कोई शक नहीं मुझे, बात ना बने उसे बनाना चाहिए, बात ना बने उसे बनाना चाहिए, अब आईने को आईना दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। और भी होंगे इसके इसके अलावा बहुत से हैं जो इसके अलावा भी मेरे बहुत से हैं जो मैंने अपने उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि एकदम से उनका वो करना थोड़ा-सा मेरे उसमें है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे जो नींद में ना सोया किसने जगा दिया, हँसता रहता था वो किसने रुला दिया, साथ देने का वादा कर गया मुझसे और बिछुड़ने का पता किसने बता दिया, कर गया सारे काम बाकी ना रहे और शोहरत का नाम किसने मिटा दिया, मंजिल तक पहुंच गया था वो सरे राह चलते किसने हटा दिया, सारी उम्र प्यार में भटकता रहा, वक्त का आईना किसने दिखा दिया, हसरत भरी निगाह से देखता ही रहा और मदहोश भरा जाम किसने पिला दिया, वो दामन से लिपट कर रोता ही रहा, ऐसे नादा दोस्त से किसने मिला दिया, योगेंद्र सारी उम्र पैगाम भेजता रहा, योगेंद्र सारी उम्र पैगाम भेजता रहा, फूल मोहब्बत का किसने खिला दिया, फूल मोहब्बत का किसने खिला दिया, जो नींद में न सोया किसने जगा दिया, हंसता रहता था जो वो किसने रुला दिया। तो ऐसे मैंने और भी बहुत शानदार सर। नरम भी होता है कि कई बार जो समाज में कुरीतियां हैं या कुछ भी दुष्परिणाम समाज में हो रहे हैं तो उन पे भी लिखा जाए। अभी एक घटना ऐसी बंगाल की हुई है जहाँ पे एक बेटी के साथ में बहुत ही अत्याचार हुआ है, तो आप बेटियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए आजकल बहुत ही ज्वलंत है, पूरे विश्व की ये घटनाएं बराबर हो रही हैं और इन पे नियंत्रण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, हर एक का धर्म बनता है ये सबसे पहला। और मैंने बहुत कुछ इन बेटियों के बारे में भी पहले लिख चुका हूँ मैं, कि आवाज़ दे रही हैं बेटियां बराबर और बेटों जैसा हमें करो प्यार बराबर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम पर करो एतबार बराबर, बहुत कुछ लेकर हम आए हैं, अब ना करो उधार बराबर, हम नाम करेंगे जहां में रोशन, हम पर करो दुलार बराबर, बराबर का हक हमारा भी है, हमारी भी सुनो पुकार बराबर, और जलवा दिखाने में पीछे ना हटेंगे, जहां भी दिखेगा निखार बराबर, और इज्जत से सिर ऊंचा रखेंगे और खुलकर रखेंगे अपने विचार बराबर,
गहरी नींद से जाग रहे हैं, कम हो रहा है खुमार बराबर, समय के साथ हम बदल रहे हैं, कर रहे हैं सुधार बराबर, और पाँव की बेड़ियां टूट गई हैं, अब हम भी भरेंगे रफ्तार बराबर, सुख चैन का हमेशा ख्याल रखेंगे, खुशियों का लगा देंगे अंबार बराबर, पहचान बनाने में अव्वल रहेंगे, सपने पूरे करेंगे साकार बराबर, रास्ता रोकने की हिम्मत न करे कोई, तोड़ देंगे हर दीवार बराबर, नेक बनकर आगे ही बढ़ेंगे, अमन की चलेगी बयार बराबर, सबके सामने अब आ गई बेटियां, फिर से गौर करो विचार योगेंद्र। वाह वाह वाह, बहुत शानदार लिखा है सर आपने बेटियों पे। और बेटियां ऐसी हैं हमारी कि समाज को आगे ले जाती हैं, जीवन को आगे ले जाती हैं, दो परिवारों को जोड़ती हैं, तो जिंदगी बन जाती है। तो जिंदगी पे भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने जिंदगी के ऊपर भी लिखा हुआ है जी जी। कि हर शख्स इसी उम्मीद में जीता है जिंदगी, हाँ और इस जिंदगी के बाद फिर से मिलेगी जिंदगी, हाँ। क्यों एक जैसी नहीं रहती जिंदगी, हम्म, सुबह दोपहर शाम रात का चक्कर है जिंदगी, जिंदगी का ठिकाना है कहती है जिंदगी, फिर भी रोज ठिकाना बदलती है जिंदगी, सारी उम्र गुजर जाती है जीने में जिंदगी, फिर क्यों कम पड़ जाती है यह जिंदगी, सुबह दोपहर शाम रात का आलम है जिंदगी, कम ज्यादा ठंडा गरम महसूस मालूम पड़ती है जिंदगी, बचपन जवानी बुढ़ापा अंत दिखाती है जिंदगी, रूप बदल कर इसी तरह आती है जिंदगी, ना कोई रोक सका है ये ढलती जिंदगी, हरदम मौत के आगोश में रहती जिंदगी, नब्ज सांसें धड़कनों से खाली नहीं जिंदगी, दिल दिमाग जिस्म दिखाती रहती है जिंदगी, धरती गगन हवा पानी आग सभी है जिंदगी, चांद सूरज सितारे अंधेरे उजाले है जिंदगी, जब तक सांसें हैं उतनी ही है जिंदगी, और जिंदगी ही जिंदगी है फिर मिलेगी जिंदगी, सोचता हूँ यूं ही गुजार दूं ये जिंदगी, फिर दोबारा न मिल सकेगी जिंदगी, हंसती है जिंदगी रुलाती है जिंदगी, एक बार रूठो कई बार मनाती है जिंदगी, और उठाती है जिंदगी सुलाती है जिंदगी, क्या क्या नजारे दिखाती है जिंदगी, और सीधी सी जिंदगी है उल्टी सी भी जिंदगी है, जीना मरना चलना फिरना होती है जिंदगी, हंसी के पल खुशी से गुजारती है जिंदगी, फिर क्यों खुद उदास रहती है जिंदगी, कभी जिंदगी शानो शौकत से गुजरती है जिंदगी, क्यों एक जैसी नहीं रहती है ये जिंदगी, अब और ना लिख सकूंगा ज्यादा ये जिंदगी, फिर भी लिखता ही जा रहा हूँ जिंदगी, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है जिंदगी, अभी बहुत कुछ कहना बाकी है जिंदगी, और रही जिंदगी योगेंद्र फिर कुछ कहूंगा जिंदगी, रही जिंदगी योगेंद्र फिर कुछ कहूंगा। बहुत शानदार सर, आपने तो पूरा ही जीवन को उसमें ढाल दिया है, एक एक पल को एक एक क्षण को लिखा है, एक एक कहेंगे कि पहर को भी लिख दिया आपने, मौसम को भी लिख दिया, सब कुछ इसने जिंदगी में आपने अपनी रचना में उतार दिया। बहुत शानदार। सर मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि बहुत सारे कवि मंचों पे आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि साहित्यकार होना, मंचीय होना साहित्यकार होता है, या अगर मंचीय भी नहीं है तो वो साहित्यकार होता है? मंची हो या ना मंची हो, साहित्यकार पहले साहित्यकार होता है, बाद में कुछ और होता है, लहरें उठती हैं किनारे बदलने के लिए, तूफानी मौजें हैं खुद मचलने के लिए, सफीना मझधार में है तो कोई गम नहीं, डगमगाना भी जरूरी है संभलने के क्या लिए। बात है, बहुत शानदार सर। क्योंकि एक ऐसी अवधारणा बन गई है कि मंच कर रहा है तो वो साहित्यकार है, अन्यथा नहीं है। जबकि मैं ये मानती हूँ कि मंचीय कवि कभी भी साहित्यकार नहीं हो सकता है। होगा ठीक है, मंचीय कवि साहित्यकार है, लेकिन वो भी साहित्यकार है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो मंच नहीं कर रहे लेकिन इतना गहरा, इतना शानदार लिख रहे हैं, इतना बढ़िया लिख रहे हैं।
तो वो भी मैं तो उनको भी साहित्यकार कहूंगी। आप क्या कहते हैं? मेरी जहाँ तक मेरी समझ और मेरी निगाह की बात है, हम्म, सच्चे मायने में देखा जाए तो वो ही ज़्यादा मतलब अच्छे साहित्यकार हैं वो। हम्म, मंच पे तो एक संदेश हमारा एक मंच के माध्यम से जाता है, हम्म, लेकिन एक ऐसा साहित्यकार जो बिना मंच के है, हम्म, जो आस-पास के अपने चाहे वो अपने घर में है, हम्म। पड़ोस में है, मोहल्ले में है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर वो मंचीय भी नहीं है और उसने लिख दिया, तो उसकी आवाज धमक जो है पूरे देश तक जाती है शब्दों की। उसकी आवाज़ बिल्कुल है। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, अनाम है जिनके लोग भारत की स्वतंत्रता संग्राम के आज़ादी के अपने के लिए बहुत से लोग बिना नाम के भी हमारे बीच से चले गए। तो क्या उनकी आवाज़ नहीं है क्या? आज उनकी धमक नहीं है क्या? उनकी चमक नहीं है क्या आज? उनका असर नहीं है क्या आज? वो उसी तरह चमकते रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि उस सबको समय मंच नहीं था, दुष्यंत कुमार थे, बाबा नागार्जुन थे, बहुत सारे ऐसे कवि थे, लेकिन आज भी उनको पूरे उसी जोश में और उल्लास से उन्हें पढ़ा जाता है। आप अ, क्या कहेंगे? हमारे कबीरदास जी को, जी। हमारे गुरु नानक जी को, हम्म, हमारे मीराबाई को या हम्म, हमारे इनको कौन सा बहुत बड़ा हम्म, विश्व स्तरीय मंत्र मिला था जिस पर कि इनका इनकी तो जब तक ये माटी रहेगी हमारे हिंदुस्तान के पूरे विश्व की जहाँ तक ये चमक रहेगी, इन सबके और ना जाने कितने लोगों के नाम हमेशा अमर रहेंगे। तो मैं उन्हीं साहित्यकारों के लिए भी कह रहा हूँ, वो मंच पे रहें या मंच पे ना रहें, लेकिन साहित्यकार साहित्यकार होता है जो अपनी लेखन से जो कुछ वो लिख देता है तो वो मतलब उसकी ख्याति ज्यादा होती है। मैंने तो आज तक कोई मंच नहीं किया है, मैं तो आप लोगों के बीच में हूँ, मैंने कभी मंच नहीं किया है। लेकिन सर आपके शब्द, आपके अशार आपका बॉलीवुड तक पहुंचे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। ये तो मेरे चाहने वालों के उसके ऊपर है ना। अ, मैं तो बहुत कुछ कह के अपना मैंने तो बहुत कुछ लिख दिया है योगेंद्र। मैंने तो बहुत कुछ लिख दिया है योगेंद्र और लोग पढ़कर अपने ख़यालों में खो गए। क्या बात है! लोग पढ़कर अपने ख़यालों में बहुत शानदार। खो गए। जी, जी। और इसी तरह से मैं बल्कि ये भी कह सकता हूँ कि आप जब मेरी किताब आप तक पहुँचेगी जी। और उसमें जब आप सबसे पहला पृष्ठ खोलेंगे, तो मेरे माता-पिता के समर्पण जो उनके लिए मैंने लिखा है दिया है, तो कितना हुनर है जो प्रीत लिख देता है। और कितनी चाहत है जो मीत लिख देता है, रोम रोम से एक ही आवाज आती है और कितना फन है जो गीत लिख देता है। तो इसको मंच की आवश्यकता नहीं है, इसको तो लेखन की आवश्यकता है, इसको तो जहन में लाने की जरूरत है। और ये हमारे जीवन भर इसी तरह चलता रहेगा, मंची हो या अमंची हो, उसको तो संची होना चाहिए। जो शब्द है वो जनता तक खुद ही सतही पहुंच ये जाते हैं। शब्दों का संचय हर दिल तक पहुंचना चाहिए, दिल की हाँ। आवाज होनी चाहिए। ये आम आदमी के जबान पर ये चीजें आ जाएं तो वो कहीं ज्यादा हितकर है। आपके पसंदीदा कवि कौन से हैं? मेरे तो बहुत से कवि नीरज साहब मेरे बहुत पसंदीदा रहे, संतोष आनंद साहब बहुत पसंदीदा रहे। और मेरे इसके अलावा भी बहुत से अच्छे-अच्छे मेरे जो भी चूँकि मैं फ़िल्म की विधा से भी बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरे लिए चाहे साहिर साहब हों, चाहे मजरूह सुल्तानपुरी हों, चाहे शकील बदायूनी साहब हों, चाहे क़मर जलालाबादी हों। किसी एक कवि की रचना याद हो आपको? हाँ, तो मैं किसी की भी सुना जी, सकता जी, हूँ। बताइए। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आप नीरज साहब को देखिए, आप नीरज साहब पहले तो बिना मंच पे अच्छा कहते थे, फिर मंच पे आए, फिर वहां से वो उठ के और ऊपर उठे तो फिल्मी दुनिया तक गए, उसके बाद इतना और ऊपर उठे तो उनको कौन नहीं जानता है, कितना कितना जहाँ वो ना है। पहुंचे रवि वहां वहां पहुंचे कभी, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, दाएं भी नहीं बाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे, ए भाई जरा देख के चलो। तो बहुत कुछ लिखा है इसमें तो। मुझे समय थोड़ा-सा कम पड़ जाएगा, इस पे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। चाहे मेरे आपका कानपुर से लाइव सेशन करेंगे, निश्चिंत रहिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। और मैं ख़ास तौर से अपने भारत वंदन न्यूज़ का तो बहुत ही कृतज्ञ हूँ, मैं कृतज्ञता अपनी देता हूँ। जी,
तो सर अभी जैसे कि युवा पीढ़ी आ रही है साहित्य के क्षेत्र में, कुछ लड़के ऐसे भी हैं कि बहुत शानदार लिख रहे हैं, बहुत शानदार, और कुछ लिखने की प्रक्रिया में है, रास्ते में है, सफर में है। क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? सफर में रहने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए हम्म, पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। हम्म, अपने प्रथम तल तक पहुंचने के लिए, जमीन से तल तक ऊपर और आगे जाने के लिए, हम्म, छत पे जाने के लिए हम्म, सीढ़ी के माध्यम से चलेंगे, हम्म, तो ऊपर सबसे पहला कदम हम्म, तो उठाना ही पड़ेगा। हम्म, तो ये सब लोग जो बच्चे या जो भी लोग नए नए लोग आ लिख रहे रहे हैं। हैं, तो ये लोग बहुत अच्छा लिखेंगे। हम्म, जो लिख चुके हैं अच्छा, हम्म, जिनका लेखन बहुत अच्छा है, उन्होंने भी पहला कदम इसी तरह शुरू किया होगा जैसे ये आज बच्चे हम्म, अपना पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं, और ये देखिएगा बहुत आगे तक जाएंगे। आपके अनुसार जैसे कि साहित्यकार हैं, कुछ साहित्यकारों ने बिल्कुल उनको, उनका जो आर्थिक जीवन है वो साहित्य ही मंचों पर ही निर्भर है। आपको उचित लगता है कि ये हम इसको व्यवसाय भी बना ले तो? कोई भी हुनर है, हम्म, कोई भी विधा है, निपुणता है जिसमें आपकी, हम्म, अगर वो व्यवसाय भी बन जाए हम्म, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हम्म, ये विधा ही के माध्यम से या इन्हीं सब चीजों के माध्यम से भी तो व्यवसाय है ना। व्यवसाय भी तो अपने आप में एक विधा है, व्यवसाय भी तो एक अपने आप में जरिया है, एक कि माध्यम है, साहित्य के साथ एक साथ हमें स्रोत अपना है। जीवन यापन भी तो करना जीवन यापन भी होना चाहिए, और इसमें अगर वो किसी वजह से थोड़ा सा असहाय है, चाहिए। तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है। हम्म, अगर हम उसको, उसकी चीजों को सुनते हैं, उसके लेखन को पढ़ते हैं, हम्म, उसकी किताबों को लेते हैं, हम्म, तो हमारा ये भी दायित्व बनता है कि हम उसका उचित जो भी हमारे द्वारा हो सकता है हम्म, उसका मदद करने के लिए हमको आगे रह के उसको भी हम्म। व्यावसायिक थोड़ी सी धारा में अगर कर दें तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई बुराई नहीं है। अभी जैसे कि कुछ संस्थाएं ऐसी चल रही हैं, साहित्यिक संस्थाएं, उनमें से डॉक्टर कुमार विश्वास जो देश का जाना माना नाम है, उन्होंने भी एक ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि वो प्रति वर्ष किसी गरीब घर से जो अच्छा साहित्यकार निकल के आ रहा है वो उनको पारितोषिक दे रहे हैं, इनाम दे रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हमारे कुमार विश्वास जी न केवल भारत नहीं, पूरे हमारे और विश्व। विश्व के कई जगहों पर उनका नाम है। और बहुत ही दिनों के बाद इतने अच्छे एक जो हमारे साहित्यकार हैं, जो कलाकार हैं, जो हमारे हैं, ये बहुत दिनों के बाद आए हैं। तो ये सब कर रहे हैं, तो इनके साथ-साथ और लोगों को भी, सब तो कुमार विश्वास नहीं हो सकते हैं, हैं? और कुमार विश्वास सब कुछ नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों को भी इसमें कुमार विश्वास की तरह ही बनकर हम उनको मदद कर सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छा काम है, सबसे पहला धर्म है लोगों की मदद करना। कोई आपकी जाते जाते हम आपकी कोई प्रिय रचना, कोई चार पंक्तियां सुनना चाहें? आप कोई भी सुनना चाहेंगे तो चांद सूरज के बिना ढल नहीं सकता, हम्म, चांद सूरज के बिना ढल नहीं सकता, वाह, और प्यार नफरत में रहकर पल नहीं क्या सकता। बात है। चांद सूरज के बिना ढल नहीं सकता, हम्म, प्यार नफरत में रहकर पल नहीं सकता, हम्म, मंजिल खुद मंजिल बनी हुई है, हम्म, पर राही एहसास के बिना चल नहीं सकता। क्या बात है, राही एहसास के क्या बिना बात है। चल नहीं सर विज्ञान वर्ग और इतनी अच्छी शानदार आपकी शायरी मुक्तक कैसे कैसे ये संभव है? सकता। ये मैं जब 9th में पढ़ता था, तो उसी समय मैंने, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने उसी को लिखा था हम्म, कि लहर ये चाहो मुझे ना इतना कि चाह बन जाऊं, ना दो दर्द इतना कि अच्छा, आह बन जाऊं, अच्छा, वफा का चिराग जला दो क्या जिसे, बात है। इसे देख मंजिल की राह बन जाऊं। हम्म, ये, चाहे ये पंक्तियां हम्म, कहीं पे मैंने कहीं उद्धृत हुई हूं या कुछ भी जैसा वो हो, लेकिन यही सब प्रेरणाएं बहुत रही। मैं, मुझे अच्छी तरह याद है बीनिसडी कॉलेज का जब मैं छात्र था, मेरे क्लास टीचर देवी प्रसाद राही जी हुआ करते थे। मैंने उनसे भी बहुत कुछ प्रेरणा ली। जब मैं उनकी सुना करता था कि आग इतनी कि सागर उबाल कर रख दूं, वक्त पड़ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दूं, अपने वतन के लिए उन्होंने कहा है। आग इतनी कि सागर उबाल कर रख दूं, वक्त पड़ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दूं, मेरे देश मुझको तेरे जख्मों की कसम, तू कहे तो कलेजा निकाल कर रख क्या दूं। बात है।
तो ये सब जब सुना करते थे, तो ये जब जब्ज़ होती थी अंदर, तो इनसे भी अंदर का सुर निकला करता था। इनसे भी बहुत कुछ हम लोग को भाव बन के हमारे लेखन के हमारी शक्ति हुई है हमारी। तो ऐसा नहीं है, इन पे हमारे उन लोगों की भी छाप है। उन लोग का भी कहीं-कहीं पे ऐसा लगता है। जब आप हमारी इस किताब को पढ़ेंगे, आईने को आईना दिखाना चाहिए, और इसके अलावा मेरी 2 और किताबें आ रही हैं, तो वो आप तक अवश्य पहुँचेंगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके अच्छे-अच्छे सुझावों से और आपके न्यूज़ इस माध्यम से, भारत वंदन न्यूज़ तो माध्यम सर से, जैसे कि अन्य किसी माध्यम से भी मैं आप लोगों के बीच में उसी तरह आता रहूँगा। तो जैसे कि सर अभी तक एक दुख की बात है कि हमारा देश एक भाषा का चयन नहीं कर पाया है। राष्ट्रभाषा के लिए क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रभाषा के लिए ये हमारी बहुत ही सहज भाषा है। हिंदी। हिंदी भाषा जो हमारी सहज भाषा है, और हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा है। तो अब जैसे आप ये समझ लीजिए कि मेरा मेरा कहने का अर्थ है कि आप सरकार से कहना चाहेंगे कि हिंदी को जल्दी से जल्दी राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास करें। हिंदी को तो बहुत पहले ही बना देना चाहिए। हम्म, जब हमारा, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो भारत हो, चाहे हिंदुस्तान हो, और इससे पहले ही बना देना चाहिए। और जब अंग्रेजों के शासन में इतना सब कुछ हुआ, तो हिंदी तो एक ऐसी थी, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, तो ये हिंदी तो थी। और आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये हिंदी तो थी। इसमें इंग्लिश थोड़ी ना थी, इसमें हिंदी हमारी थी। आपका कहने का अर्थ है कि चाहे आजादी की लड़ाई लड़ी गई हो, चाहे हमें एक दूसरे के मन के भावों को छूना हो, तो वो हमें हिंदी तक ही। हाँ, आज भी हमारी जो हिंदी मातृभाषा है, इसका तो बढ़ावा बहुत पहले मिलना चाहिए, और आगे भी मिलना चाहिए। इसमें हमारे सारे जो भी लोग हैं, सारे जो भी प्रबुद्ध वर्ग के हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और ये बड़े तबके में जो बैठे हुए, उनका ये फर्ज, उनका ये दायित्व बनता है, उनका ये हक भी है कि उसको हमारी अच्छी सी सबसे उच्च भाषा में लाएं भारतवर्ष हमारे सर लिए। एक मैं समाज में देखती हूँ, एक मैं तो कुरीति ही कहूंगी, क्योंकि लोगों ने स्टेटस को मान लिया है अपने स्तर। अगर वो अंग्रेजी बोलते हैं तो वो अच्छे, हाईली एजुकेटेड है, उच्च शिक्षित हैं। अगर वो हिंदी बोलते हैं तो वो शिक्षित नहीं है। कुछ लोगों के मानसिकता इस तरह की बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे? जहाँ तक मेरा आइडिया कि इस अंग्रेजी को एक बहुत एक बीच की सरल भाषा, एक माध्यम की भाषा है ये। हम सारे लोग, अब कोई इराक ईरान में बहुत हिंदी तो नहीं बोल सकता है, या कोई और जो कंट्रीज हैं उस तरह के। नहीं, मेरा मतलब है कि हम जब अपने भारत में हैं और आम लोगों के बीच में हैं, मैं समझती हूँ कि अंग्रेजी आवश्यकता हो सकती है, लेकिन हमारी शिक्षा का पैमाना नहीं हो सकती कि हम कितने हमारी शिक्षा का पैमाना तो कभी भी नहीं रही है। ये हमारे व्यक्तिगत विचार हैं कि अगर हम आप अंजलि जी के सामने जी। अगर इंग्लिश बोलेंगे, तो मैं ज़्यादा अच्छा वो कहलाऊँगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। इस किताब में या अन्य साहित्यकार ये कभी अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन लेकिन सर आजकल की जो नए हमारे वो हैं, ये लोग अपने हिंदी में भी अंग्रेजी का समन्वय कर रहे हैं। तो ये क्या है? तो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि अगर 10 लोग बैठे हैं, ये ज़रूरी नहीं कि दसों पूरे हमारे हिंद से ही के ही हों, हमारे हिंदी भाषी हों। हमारे और भी लोग होंगे, तो हमारी बात को कैसे पहुँचेंगे? वो तो तो अलग बात है। अंग्रेज़ी एक माध्यम है, सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा अंग्रेज़ी ही है। आप विश्व के किसी कोने में जाइए, आप भी स्वयं भी, हम जब कभी जाएँगे, बाहर जाएँगे, तो हमारा अंग्रेजी में ही हमारा वो सब होगा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने प्रयास किया है, उसको अपने हिंदी में भी अपना वक्तव्य दिए हैं, उनकी प्रसिद्धि हुई है। तो सर धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे साथ में साहित्यकार, गजलकार कानपुर से डॉक्टर योगेंद्र पाल सिंह चौहान। देखते रहिए भारत वंदन न्यूज, कृतित्व की परिधि में व्यक्तित्व साक्षात्कार के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।